जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महाप्रभु। आज हम मेरे बैम्बू फ्लूट्स यानी कि बांसुरी की ऑयलिंग करेंगे। आइए। सबसे पहले तो आप तेल ले लीजिए ऑयलिंग करने के लिए। कोई सा भी तेल हो, लोग वगैरह वगैरह तिल का तेल हो, किसी भी प्रकार का खाने का तेल यूज़ करते हैं। मैं सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करता हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे पता है ये मोटी होती है, लेकिन मैं इसको ही यूज़ करता हूँ। और कच्ची घानी से निकली हुई फेंटी हुई सरसों का तेल तो सबसे बेस्ट होता है, और मैंने उसी को ही लाया है। क्योंकि सरसों का तेल जब जाता है, जो जितने भी जर्म्स होते हैं बांस में फूंक के दौरान, या फिर जो भी सलाइवा में लगे होते हैं, लार में लगे होते हैं, या फिर बैम्बू में पड़े पड़े जो लगे होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। और कच्ची घानी सरसों का तेल तो आपको पता है कि अगर आप उसको सूंघते भी हैं तो नाक से पानी निकल जाता है, इतनी गाढ़ी होती है, ओरिजिनल होती है ना। सारे बांसुरियों को मैंने निकाल दिया है धूप में, थोड़ा टाइम सुखाने के बाद ये सारे निकाल लिए मैंने। और उसी के साथ साथ पापा से कहकर मैंने एक बड़ा सा सरिया मंगवाया था, पापा के दोस्त ने दिया था, जो कि एक मैकेनिक हैं। ये सरिया को मैंने अंदर डाला। आप कोई भी लकड़ी का, बांस का कोई भी आप सरिया ले सकते हैं, और एक कपड़ा बांधकर उसके रबर के साथ बांधकर उसको मैं तेल के अंदर डुबोकर अब बांसुरी के अंदर डाल रहा हूँ, और बांसुरी को घुमा घुमा कर ऑयलिंग कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ऊपर भी तेल देना ज़रूरी है। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारा स्किन होता है ना, वैसे ही बांसुरी होती है। हम बांसुरी के अंदर ऑयलिंग करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ऊपर भी ऑयलिंग हो जाएगी। वो तेल ऊपर आ जाती है, पूरा मॉइस्चर ऊपर, पूरा ऑयलिंग पूरा हो जाता है हर तरीके से। वो हर तरीके से स्प्रेड हो जाएगी। ये मेरी ईवीएस की बांसुरी है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। स्टेज पे इसी को ही बजाया जाता है ख़ास करके। आप पूछ रहे होंगे बांसुरी में ऑयलिंग की क्या ज़रूरत है? ऑयलिंग की ज़रूरत है, जी हाँ। 1-2 महीने में तो ऑयलिंग करनी ज़रूरी है। जैसे हमारे बॉडी को बस मतलब प्रोटीन की, यानी कि किसी भी तरीके का स्नेह सार, जो तेल की ज़रूरत होती है, वैसे ही इसको भी ज़रूरत होती है। बांसुरी की उम्र बढ़ जाती है, इसमें लाइफ टाइम इसकी बढ़ जाती है, और अच्छा बजने लगता है बांसुरी। बांसुरी तो स्वयं कृष्ण आप जानते हैं। ये मेरे डी शार्प बेस की बांसुरी है। सबसे बड़ी बांसुरी अभी तक यही है। एक बी शंख की बांसुरी है जो मेरे पास थी, फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि उसको मैं रख के गया था तो चूहों ने उसको काट लिया, और उसमें मेरी उंगलियां भी नहीं आती थी। तो महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि अभी मैं बजाऊं इसको, तो किसी भी तरीके से उसको दूर ले लिया मेरे से। खैर, ये डी शार्प बेस की बांसुरी है। इसकी आवाज़ बहुत धीमी है, मतलब रात को 2 बजे भी अगर आप घर में बजा रहे हैं ना, तो कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही सरसों का तेल लेकर कोई भी आप खाने का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नारियल का तेल इस्तेमाल ना करें, वो बहुत मोटी होती है। उससे क्या होगा कि जब नारियल का तेल जल्दी जम जाता है, तो बांसुरी के ट्यूनिंग में फ़र्क आ जाता है। अगर सी शार्प की बांसुरी है तो वो सी में बजने लगेगी, कुछ भी हो सकता है, या फिर नीचे चली जाएगी, नीचे उतर जाएगी सुर उसका, सप्तक में वो नीचे आ सकता है। तो इसी के लिए देख के। और सरसों का तेल जो मैंने पहले ही बताया कि जर्म को भी ख़त्म करने के लिए काम आती है, तो यही। और सबसे अच्छी तो कच्ची घाने की सरसों की तेल, मुझे यही पसंद है। और अभी के लिए आती है ये जी बेस बांसुरी। इसको मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग्स में, मेरे फिल्मों की शूटिंग में भी इसको मैंने यूज़ किया है। फ़ोटो में डाल दूँगा, आप देखिएगा। ये मेरी फेवरेट है। बहुत जगह पर इसकी सुर अलग ही है, अलग सुर लगती है। जी बेस। जब भी सीज़न चेंज होता है, मौसम जब चेंज होता है, तब तो ऑयलिंग ज़रूरी है ही। जैसे हमारा स्किन होता है, ठंड का मौसम आ गया तो एकदम उसमें खुरदरापन आ जाता है, बदन सूख जाता है, तो उसके लिए ऑयलिंग की जैसे हमें ज़रूरत है, तेल लगाने की ज़रूरत है, पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, वैसे इसको भी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। अब ठंड का मौसम है तो ऑयलिंग तो ज़रूरी है ही। 2 महीने पहले ही मैंने ऑयलिंग की थी। अब जब बारिश का मौसम आता है, तब फंगस लगने शुरू हो जाते हैं, तब भी ऑयलिंग की ज़रूरत है। धूप का टाइम आए तब भी ऑयलिंग की ज़रूरत है। इस तरीके से ख़ास करके देखें तो जो बसंत का मौसम होता है, तब ज़रूरत उतना है नहीं, फिर भी करें तो अच्छी बात है। हर तरीके से घुमा घुमा कर ऑयलिंग करें, तो
तेल जो है हर तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। आगे की तरफ भी करें, जिस तरफ ब्लोइंग होल होती है ऊपर जहाँ पे कॉर्क लगा होता है, ये है मेरी सी मिडिल की बांसुरी। हाँ, ये सरफुद्दीन की सी मिडिल है। जो बांसुरी का थोड़ा ज्ञान रखते हैं तो उनको पता होगा कि सरफुद्दीन फ्लूट कितना फेमस है। इसकी प्राइस मुझे कॉस्ट की थी, ये मेरी पहली बांसुरी थी एक्चुअली सीखने के लिए, बिगिनर के लिए। इसकी कॉस्ट मुझे तब पड़ी थी 2500 के करीब। सी मिडिल में मैंने प्रैक्टिस की थी, सरफुद्दीन सी मिडिल। और इसका सुर माशाअल्लाह क्या लगता है एकदम, मतलब फूंक मारते ही उंगलियों पे, मतलब वो बांसुरी पे उंगली रखते ही बजने लगती है, सही सुर निकल के आते हैं एकदम से। अभी भी वैसे ही सुर हैं। ये मेरी शीशा मिडिल की बांसुरी है। अगर आप बांसुरी का ध्यान रखते हैं तो बांसुरी मेकर के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि बांसुरी मेकर में हिंदुस्तान में गिने चुने ही लोग होते हैं। तो उनमें से दीपक सोनी जी हैं, जो जिंद हरियाणा से हैं, कुरुक्षेत्र के पास से, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की थी। वो मेरे फैमिली फ्रेंड जैसे हैं। उन्होंने मुझे ये सी शार्प मिडिल की बांसुरी गिफ्ट की थी। इसका भी सुर अच्छा लगता है। महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो जिंद डिस्ट्रिक्ट और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को मिला के हुआ था, मतलब 600 किलोमीटर के रेडियस में। और ये बांसुरी ऐसी नहीं होती थी। जितने भी बांसुरी का पैदा होता है, जो होलो बाम्बू होते हैं, वो सिर्फ आसाम के सिलचर में पैदा होते हैं, क्योंकि बांस बारिश का पौधा होता है। और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि ये घास की श्रेणी में जाता है, तो इसके काटने पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरी डी शार्प मिडिल की बांसुरी है। इसका पिच और भी हाई है, डी शार्प मिडिल है। इसको मैंने पहले तो जब मैं बॉलीवुड गाने बजाता था तब इसको यूज़ करता था। अब तो बस राग बजाने के लिए इसको यूज़ करता हूँ। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो आसाम के सिलचर में, मतलब जो बांस होता है वो पानी का, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये उगता है। वहाँ से काट कर ये वहाँ हरियाणा और कुरुक्षेत्र में लिया जाता है, और मेरे बांसुरी में कर मेरे उंगली के हिसाब से और मेरे डिमांड के हिसाब से धागे लगाते हैं और छेद उस तरीके से करते हैं, और उसको मेरे हिसाब से बनाकर उसको सजाकर मुझे भेजते हैं। और ये मेरी सबसे छोटी बांसुरी है। इसका कोई स्केल नहीं है, क्योंकि जब मैं बांसुरी बजाना सीख रहा था तब मुझे पता नहीं था। मैं एक बांसुरी के दुकान पे ही गया था, एक अंदर का शोरूम टाइप का था, वहाँ पे गया था। तो मुझे ये बांसुरी थमा दी गई थी। ये कुछ 200 रुपये का लिया था तब। ये एक्चुअली स्केल में नहीं बजती है, मुझे पता नहीं था तब ये अच्छी सी स्केल में नहीं है। वैसे तो राग बजेंगे इसमें मॉर्निंग ट्यून बज जाती है, लेकिन पूरी तरीके से सुर में नहीं है, क्योंकि बांसुरी में अगर एक बार छेद हो गया तो उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। तब मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मेरी पहली बांसुरी थी। आप भी जितने संगीतकार हैं या फिर म्यूज़िक के लवर हैं, संगीत के प्रशंसक हैं, प्रेमी हैं, बांसुरी बजाना ज़रूर सीखिए। इससे प्राणायाम भी हो जाता है। और जो बांसुरी बजा रहे हैं वो तो जानते ही हैं। आप भगवान श्री कृष्ण को, महाप्रभु श्री जगन्नाथ को अपने दिल में रखते हो, सेवा होती है, उसके साथ प्राणायाम भी होती है, योगा भी हो जाता है। तो बांसुरी में ऑयलिंग कीजिए, बांसुरी का ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, बांसुरी बजाइए, ज़रूर बजाइए, क्योंकि सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक तरफ और बांसुरी अलग। उसके लिए तो सबके दिल में एक अलग जगह होनी चाहिए। बांसुरी आप बजाएंगे, लोग आपको जिस तरीके से रेस्पेक्ट से देखेंगे, बाकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में वैसे नहीं देखते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है ना। जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ गया, महाप्रभु श्री जगन्नाथ के साथ जुड़ गया, वो तो उसके तो क्या कहना, भक्त बन जाता है वो। मिलते हैं और एक वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ।